हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त हुई है। उसमें सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। तो आइए बच्चों हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की अनुक्रमणिका। देखिए बच्चों, यहाँ पर दी हुई अनुक्रमणिका, इसमें पाठ का क्रमांक, पाठ का नाम और पृष्ठ क्रमांक दिया हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे पाठ का नाम, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार, ब्रिटिश प्रशासन नीति और प्रभाव, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष, फिर राष्ट्रीय एकीकरण, हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य, स्थलीय स्थलाकृतियाँ, परिवर्तन, बाह्य शक्तियाँ, फिर भारत की रक्षा व्यवस्था, उत्तर अमेरिका का भौतिक स्वरूप, दक्षिण अमेरिका का भौतिक स्वरूप, क्रांतिकारी आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत की विदेश नीतियों, पड़ोसी देशों से संबंध, भारत और संयुक्त राष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौगोलिक स्वरूप, हमारा जीवन और हमारा पर्यावरण। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 20, भारत की विदेश नीतियों, पड़ोसी देशों से संबंध। तो आइए बच्चों हम देखते हैं भारत की विदेश नीतियों, पड़ोसी देशों से संबंध के प्रश्न उत्तर। अध्याय 20, भारत की विदेश नीतियों, पड़ोसी देशों से संबंध। यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1, विदेश नीति से क्या तात्पर्य है, इसकी क्यों आवश्यकता होती है। विदेश नीति जो है उससे क्या तात्पर्य है और इसकी क्यों आवश्यकताएं होती है। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर लिखा है किसी देश की विदेश नीति जिसे विदेशी संबंधों की नीति भी कहा जाता है। किसी देश की विदेश नीति जिसे क्या कहेंगे हम, जिसे विदेशी संबंधों की नीति भी कहा जाता है। अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई स्वहितकारी रणनीतियों का समूह होता है। हमारी जो विदेश नीति क्या है, कभी किसी देश की विदेश नीति जिससे विदेशी संबंधों की नीति भी कहा जाता है, जिसे हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई स्वहितकारी रणनीतियों का समूह भी कहेंगे। तो इस तरह से विदेश नीतियों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम देखेंगे भारत की विदेश नीति का विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत का सांस्कृतिक अतीत अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है। न केवल पड़ोसी देश के साथ अपितु दूर दूर स्थित देशों के साथ भी भारत ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए प्रयत्नशील रहा है। भारत की विदेश नीति से जड़े कई शताब्दियों में विकसित सभ्यताओं में के मूल में छिपी है। तो विदेश नीति उन सिद्धांतों का समूह है जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपने संबंधों के अंतर्गत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए अपनाता है। दूसरे राज्यों से अपने संबंधों के स्वरूप स्थिर करने के निर्णयों का क्रियान्वयन ही विदेश नीति है। इसी प्रकार विदेश नीति एक स्थायी नीति होती है जो राष्ट्रीय जीवन मूल्यों से निर्मित होती है। इसीलिए हमें एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र से अंतर्गत संबंधों को बनाए रखने के लिए विदेश नीति की आवश्यकता होती है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, हमारे देश की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य क्या है। जो हमारे देश की विदेश नीति है उसके प्रमुख लक्ष्य क्या है। भारत देश की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य, इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 195 पर। भारत देश की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य जो दिए हुए, देखिए हम भारत को विश्व को प्रभावशाली शक्ति बनाना। क्रमांक 2 है भारत के औद्योगिक विकास के लिए दूसरे देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करना। फिर है हमारा भारत के औद्योगिक विकास के लिए दूसरे देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करना। फिर है राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना और प्रवासी भारतीय हितों की रक्षा करना और संयुक्त राष्ट्र का समर्थन तथा सहयोग करना। देखिए हमारे जो नीति के लक्ष्य क्या क्या, भारत को विश्व की प्रभावशाली शक्ति बनाना, भारत के औद्योगिक विकास के लिए दूसरे देशों से आर्थिक सहायता मांगना, उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध करना, एशिया और अफ्रीका के देशों के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना, राष्ट्रमंडल के देशों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखना, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना, वैदेशिक व्यापार के विकास हेतु आवश्यक दशाओं का निर्माण करना, प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना, पारस्परिक आर्थिक तथा जनहित की रक्षार्थ एशियाई अफ्रीकी देशों को संगठित करना और संयुक्त राष्ट्र का समर्थन तथा सहयोग करना, ये है हमारी विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, गुटनिरपेक्षता से क्या आशय है लिखिए। जो गुटनिरपेक्षता है उससे क्या आशय है हमें लिखना है।
विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसका अर्थ है शक्तिशाली गुटों से दूर रहना। और गुटनिरपेक्षता की नीति न तो पलायनवादी है और न अलगाववादी है, बल्कि मैत्रीपूर्ण सहयोग को संभव बनाने वाली है। जो हमारी गुटनिरपेक्षता है वह विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसका अर्थ है शक्तिशाली गुटों से दूर रहना। गुटनिरपेक्षता की नीति न तो पलायनवादी है और न अलगाववादी, बल्कि मैत्रीपूर्ण सहयोग को संभव बनाने की है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखा। बच्चों आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। पंचशील संधि किन देशों के बीच व कब हुई है, इसके नियम क्या है। जो पंचशील संधि है वह किन देशों के बीच हुई है, तो इसका उत्तर हमें मिलेगा हमारी अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 196 पर। देखिए, पंचशील संधि भारत और चीन के बीच 29 मई 1954 में हुई। इसके 5 नियम है। पंचशील संधि भारत और चीन के बीच हुई थी। देखिए यहाँ पर दिया हो क्रमांक 1, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का आदर, और अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, और समानता और पारंपरिक लाभ। जो हमारी पंचशील संधि थी, पंचशील पहली बार तिब्बत के मुद्दे पर 29 मई 1954 को भारत और चीन के बीच हुई संधि में साकार हुआ। पंचशील संस्कृत के 2 शब्द पंच और शील से बना है। पंच का अर्थ है 5 और शील का अर्थ है आचरण नियम, अर्थात आचरण के 5 नियम, जैसे एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का आदर, अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, समानता और पारंपरिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो इस तरह से पंचशील संधि भारत और चीन देशों के बीच 29 मई 1954 में हुई थी। आइए बच्चों हम अगला देखते हैं। प्रश्न 5, सार्क से क्या आशय है, इसके सदस्यों के नाम लिखिए। सार्क क्या है, सार्क का क्या आशय है और इसके सदस्यों के नाम हमें लिखना है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हमें पृष्ठ क्रमांक 196 पर मिलेगा। दक्षिण एशियाई राज्यों के साथ भाईचारों के संबंधों का विकास करने के लिए भारत ने सार्क की स्थापना की। स्थापना में सहयोग दिया। सार्क में भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव आदि राज्य सम्मिलित है। देखिए, सार्क में क्या है, दक्षिण एशियाई राज्यों के साथ भाईचारे के संबंधों का विकास करने के लिए भारत ने सार्क की स्थापना की थी, स्थापना में सहयोग दिया था, जिसमें सार्क में 7 देश है, भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव। इस प्रकार सार्क में का आशय है और इन देशों के नाम हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, भारत की विदेश नीति में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करने का लक्ष्य क्यों रखा गया है। जो हमारी भारत की विदेश नीति में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करने का लक्ष्य क्यों रखा गया है, इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 195 पर। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन भारत, ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो है उसके अधीन भारत दासता के दुष्परिणाम से परिचित रहा, अतः उसके लिए साम्राज्यवाद का विरोध करना स्वाभाविक था। भारत संयुक्त राष्ट्र में उपनिवेशवाद के विरुद्ध भी आवाज उठाता रहा। तो इस तरह से भारत की विदेश नीति में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया गया। ठीक है बच्चों, आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, निशस्त्रीकरण से क्या आशय है, भारत इसका समर्थन क्यों करता है। निशस्त्रीकरण क्या है। देखिए, निशस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुंदर बनाने का कार्य करता है। इसके लिए आवश्यक है कि जो शस्त्र बनाए जा रहे हैं उन्हें न बनाया जाए और जो बने हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए। भारत आज भी शस्त्रों की होड़ रोकने में समर्थन रखता है। निशस्त्रीकरण का समर्थन, भारत आज भी शस्त्रों की होड़ रोकने का समर्थक है। इसके लिए आवश्यक है कि जो शस्त्र बनाए जा रहे हैं उन्हें न बनाया जाए और जो बने हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए। केवल निशस्त्रीकरण ही अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुदृढ़ बना सकता है। निशस्त्रीकरण से बचाए धन और साधनों के उपयोग से सभी राष्ट्रों का विकास हो सकता है। इस तरह से निशस्त्रीकरण का आशय है। आइए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8।
1987 में भारत द्वारा किस देश में व कौन सी समस्या के समाधान हेतु शांति सेना भेजी गई थी? 1987 में भारत के द्वारा किस देश में कौन सी समस्या के समाधान हेतु शांति भेजी गई थी? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 201 पर। आइए बच्चों हम देखते हैं इसका उत्तर। जुलाई 1987 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के अंतर्गत भारत ने श्रीलंका को आंतरिक जातीय समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय शांति सेना भेजकर सहायता दी थी। जुलाई 1987 में दोनों देश के बीच समझौते के अंतर्गत भारत ने श्रीलंका को आंतरिक जातीय समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय शांति सेना भेजकर सहायता दी थी। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखा। बच्चों आप भी इसे अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध का प्रमुख क्या कारण था? 1962 के बीच चीन और भारत के बीच का कारण क्या था? 1962 के भारत और चीन के युद्ध का प्रमुख कारण चीन का भारत चीन सीमा के बहुत बड़े भाग पर अपना कब्जा रखना था। क्या था? चीन सीमा के बहुत बड़े भाग पर अपना कब्जा रखना था। युद्ध के बाद भारत चीन संबंध तनावपूर्ण हो गए और बहुत समय तक सामान्य नहीं रहे। जब सन 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ था तो इस युद्ध के बाद बड़े भाग पर भारत चीन सीमा के बहुत बड़े भाग पर अपना कब्जा बना रहा, लेकिन युद्ध के बाद भारत चीन संबंध तनावपूर्ण हो गए थे और बहुत समय तक सामान्य नहीं रहे थे। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखा। बच्चों आप भी इसे अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। भूटान के विकास में भारत की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भूटान का जो विकास था उसमें भारत की भूमिका का हमें संक्षेप में वर्णन करना है। देखिए बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हमने नोट कर दिया है, आप भी इसे अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी भारत है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली भूटान की सीमा बंद है। भूटान की जो मुद्रा है नेगतरुम, भूटान की जो मुद्रा है नेगतरुम की भूटान की सीमा है जो भारतीय रुपया से बदला जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन लगभग नगण्य है और जो कुछ भी है वे कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं। ज़्यादातर विकास परियोजनाएं जैसे सड़कों का विकास इत्यादि भारतीय सहयोग से ही होता है। भूटान की पुनः बिजली और पर्यटन के क्षेत्र में असीमित संभावनाएं हैं। इस तरह से प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है, जो कि हमने प्रश्न क्रमांक 198 से देखकर लिखा था। देखिए भूटान भारत के उत्तर पूर्व में स्थित छोटा सा देश है। भूटान के उत्तर में तिब्बत, पश्चिमी पूर्व तथा दक्षिण में भारत है। इस देश का क्षेत्रफल लगभग 53,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की आबादी अधिकांशतः बौद्ध धर्म का पालन करने वाली है। भारत भूटान के संबंध वैसे ही परंपरागत है जैसे कि भारत नेपाल के है। प्राचीन इतिहास का यदि अध्ययन करें तो यह बात स्पष्ट होती है कि पहले भूटान एक बड़ा भाग भारत की सीमाओं में ही था और 7वीं शताब्दी तक भारतीय शासक उस क्षेत्र में शासनाध्यक्ष थे। भूटान के धार्मिक पृष्ठभूमि में बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव का विशेष स्थान है। पद्मसंभव ने ही भूटान की जनता को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। भूटान के लोग इन्हें आज ही अपना गुरु मानते हैं। लेकिन देखिए भूटान का भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी भारत है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली भूटान की सीमा बंद है। भूटान की मुद्रा नेगतरुम है जो भारतीय रुपयों में बदला जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन लगभग नगण्य है और जो कुछ भी है वे कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं। ज़्यादातर विकास परियोजनाएं जैसे सड़कों का विकास इत्यादि भारतीय सहयोग से ही होता है। भूटान की पुनर्बिजली और पर्यटन के क्षेत्र में असीमित संभावनाएं हैं। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखा। बच्चों आप इसे अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे अपनी कक्षा 8 एडुकेट अभ्यास पुस्तिका का पाठ 20 भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देशों से संबंध। इसे आप अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए।
देखिए भारत की विदेश नीतियों पड़ोसी देशों से संबंध, और आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे भारत और संयुक्त राष्ट्र।